हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लॉ ऑफ टॉट स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ये बात पता है कि आपके सिलेबस में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हैं, लॉ ऑफ टॉट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड। जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ टॉट। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको बता दूं कि हर इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई राइट होता है, और ये राइट हमें कौन देता है? तो ये राइट हमको देता है लॉ। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि हर इंडिविजुअल के पास राइट्स होते हैं, और ये राइट्स हमको कौन देता है? तो ये राइट्स हमको देता है लॉ। ये लॉ कोई भी लॉ हो सकता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, और ये कोई दूसरा लॉ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं? हाँ बिल्कुल है। कौन दे रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है। इसी तरह हमको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का भी राइट है। अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का राइट हमको कौन दे रहा है? तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। तो बेसिकली हमको इस पूरे जो बात मैंने आपको समझाई वो ये है कि हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं, और ये राइट्स हमको मिलते हैं कहां से? तो लॉ से। अब जब किसी इंडिविजुअल के पास राइट है तो एक बहुत बेसिक सी बात है कि इस राइट का वॉयलेशन भी हो सकता है। वॉयलेशन मतलब ब्रीच। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि हर राइट का ब्रीच या वॉयलेशन पॉसिबल है। ये ब्रीच या वॉयलेशन कौन कर सकता है? तो ये ब्रीच या वॉयलेशन वो कर सकता है जिसके अगेंस्ट हमारे पास राइट है। आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास राइट है। राइट हमको किसने दिए? तो राइट हमको दिए लॉ ने। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास राइट्स हैं, तो जैसे कि मैं फंडामेंटल राइट की बात करी, तो फंडामेंटल राइट हमें कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है वो किसके अगेंस्ट दे रहा है? तो वी हैव फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट। मींस स्टेट हैज द ड्यूटी नॉट टू ब्रीच और वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स। मगर क्या इस बात, अगर ये डिक्लेरेशन हो गया कि स्टेट को या किसी इंडिविजुअल को मेरा दूसरा कोई राइट वॉयलेट नहीं करना, तो क्या जरूरी है कि वो वॉयलेशन नहीं करेंगे? इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वॉयलेशन हो जाएगा। मींस इफ देयर इज राइट द वॉयलेशन इज पॉसिबल। वॉयलेशन कौन कर रहा है? जिसके अगेंस्ट वो राइट अवेलेबल है। अब अगर वॉयलेशन हो रहा है तो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि मुझे इस राइट के वॉयलेशन की कोई ना कोई रेमेडी मिलेगी। अब रेमेडी क्या होता है? रेमेडी मतलब होता है भरपाई। अगर मेरा कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान का जो कंपनसेशन है, हालांकि कंपनसेशन अपने आप में एक रेमेडी है। रेमेडी एक जनरल टर्म होता है, और रेमेडी बहुत जो भी हम कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं कि भाई मेरे राइट का वॉयलेशन हो गया है तो मुझे इसकी रेमेडी चाहिए, इसका रिलीफ चाहिए है, तो हर राइट के वॉयलेशन की रेमेडी अवेलेबल होती है। अब अगली बात, ये रेमेडी कौन प्रोवाइड करता है? तो अगेन द आंसर इज लॉ। तो मैंने आपको बेसिकली जो बात समझाई वो ये है कि हर इंडिविजुअल के पास राइट्स होते हैं। जब राइट्स होंगे तो इन राइट्स का वॉयलेशन भी पॉसिबल है। जब वॉयलेशन पॉसिबल है तो कहीं ना कहीं उसकी रेमेडी भी मिलनी चाहिए। रेमेडी कौन देगा? रेमेडी देगा लॉ। अब समझो, लॉ रेमेडी प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली हमको किससे क्लेम करना पड़ता है? तो कभी इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको कोर्ट्स रेमेडी या रिलीफ देते हैं। कोर्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट भी अप्लाई लॉ ही करेगा। मतलब लॉ से ही ये जो कोर्ट है इसी से जुड़े हुए हमको रिलीफ मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब राइट हुआ, राइट का वॉयलेशन, रेमेडी मिलना है। रेमेडी किसने दी? लॉ ने दी। इस कंसेप्ट को कहा जाता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहां अधिकार होगा वहां उपचार होगा। इसका लैटिन मैक्सिम है उबी जस इबी रेमेडियम। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। बिकॉज विदाउट रेमेडी, rights have no means.
राइट्स का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा अगर हमारे पास उस राइट की रेमेडी नहीं है तो। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा कि राइट जो है वो कहां से मिली, लॉ से मिली। रेमेडी कहां से मिली, लॉ से मिली। अगला बहुत टेक्निकल पॉइंट, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि हर छोटे छोटे राइट के लिए हमारे पास लॉ अवेलेबल हो? मैं आपको बता दूं कि जो लॉ होता है, जो राइट्स होते हैं, वो राइट्स बहुत बड़े बड़े, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लॉ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना भी एक अधिकार है। हम कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए एंटर कर सकते हैं क्योंकि हमको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने ये राइट दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। अगर हमको ये राइट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो कॉन्ट्रैक्ट ने हमको राइट दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे राइट्स हैं और हर राइट के लिए हमने अलग अलग लॉ बना के रखा है। अब मेरा आपसे सवाल जो था वो ये था कि क्या हर राइट के लिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। क्या लेजिस्लेचर के लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता है कि वो हमारे लिए हर छोटे छोटे राइट का हमको लॉ बना कर दे? और इसका आंसर है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हमारा लेजिस्लेचर हर छोटे राइट के लिए एक कानून बना दे। अब मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए और मिस्टर बी नेबर्स हैं और मिस्टर ए यहां के यहां वाटर टैंक है और वो ओवरफ्लो होकर के पानी मिस्टर बी के यहां चला गया और मिस्टर बी के वॉल में लीकेज हो गया। अब क्या मिस्टर बी का ये राइट है कि उनकी प्रॉपर्टी को इंजरी ना पहुंचे? तो अब देखिए, मिस्टर बी का राइट है कि उनकी प्रॉपर्टी में कोई इंजरी, कोई हार्म, कोई डैमेज ना हो। मगर ए ने एक एक्ट किया, ए का एक एक्ट है, क्या हुआ? वाटर टैंक का ओवरफ्लो होना, ये ए की गलती है और यहां से पानी ओवरफ्लो होकर चला गया बी के यहां और बी के यहां जो दीवार है उसमें लीकेज आ गया। अब देखिए, क्या यहां पर मिस्टर बी का राइट है? चार्ट बना हुआ है आपके सामने, यहां पर मिस्टर बी का राइट है और राइट क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है उसे इंजरी ना पहुंचे। क्या इस राइट का वायलेशन हुआ? आपको एग्जांपल पता है कि ए यहां से जो वाटर टैंक का लीकेज हुआ, ये ए का नेग्लिजेंस है। अगर वो नेग्लिजेंट नहीं होता तो क्या होता? ये एक्ट होता ही नहीं और फिर बी का राइट का वायलेशन नहीं होता। बट उसका राइट है कि प्रॉपर्टी को इंजरी ना हो। क्या हो गया? वायलेशन हो गया इस राइट का। और मैंने आपको बताया है जहां पर अगर वायलेशन हो गया तो क्या मिलना चाहिए? रेमेडी मिलना चाहिए। रेमेडी कौन दे रहा है? लॉ दे रहा है। मगर बेसिक सवाल, क्या इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए हमारे पास कोई लॉ है? मैंने आपसे कहा है राइट भी लॉ दे रहा है, उसके वायलेशन पे रेमेडी भी लॉ ही दे रहा है। मगर इस एक्ट के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो कि यह कहता हो कि एक पार्टी के नेग्लिजेंस से अगर दूसरे पार्टी को कोई इंजरी, हार्म, लॉस या डैमेज हुआ है तो फिर उस पार्टी को कंपनसेशन मिलेगा। ऐसा कोई लॉ नहीं है। अब अगर ऐसा लॉ नहीं है तो क्या होगा? एक और एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए है, सड़क से चल रहे हैं, मिस्टर ए सड़क से चल रहे हैं और सड़क खराब है। मिस्टर ए गिर गए, उनकी बॉडी को इंजरी हुई, उनकी गाड़ी को इंजरी हुई, डैमेज हुई उनकी गाड़ी। अब यहां पर देखिए, क्या मिस्टर ए के पास ये राइट है कि उनकी बॉडी और प्रॉपर्टी को इंजरी ना हो? ये उनका राइट है। क्या इस राइट का वायलेशन हुआ? हां हुआ, क्योंकि वो उनकी बॉडी को भी इंजरी हुई, उसकी प्रॉपर्टी को भी इंजरी हुई। अब देखिए, यहां पर अगर वो जो सड़क है वो बनाना नगर निगम की ड्यूटी है या किसी स्टेट अथॉरिटी की ड्यूटी है कि वो सड़क को बनाए, सड़क को नहीं बनाया गया
और क्योंकि सड़क को नहीं बनाया गया तो क्या हुआ, मिस्टर ए का जो राइट था कि उनकी बॉडी और प्रॉपर्टी को जो है वो इंजुरी ना हो, इस राइट का वायलेशन हो गया। आपको पता है उबी जस इबी रेमीडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, यानी कि जहां राइट का ब्रीच हो गया है वहां पर क्या होना चाहिए, उसके लिए रेमेडी भी मिलनी चाहिए। रेमेडी कौन दे रहा है, लॉ दे रहा है। बट अगेन द पॉइंट इज कि भाई कोई लॉ ही नहीं है जो इस पर्टिकुलर इंजरी के लिए रेमेडी प्रोवाइड कर रहा हो। ये जो पहला वाला एग्जांपल है जहां पर मिस्टर बी की प्रॉपर्टी में लीकेज हो गया है, इस पर्टिकुलर एक्ट से जुड़ा हुआ कोई लॉ नहीं है जो कि उनको इस इंजरी का कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा हो, रेमेडी प्रोवाइड कर रहा हो। और मैंने आपसे कहा उबी जस इबी रेमीडियम, जहां अधिकार होगा वहां उपचार होगा। अगर उपचार नहीं मिल रहा तो ऐसे अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है। मगर फिर मैंने ये भी बोला हुआ है कि भाई राइट तो लॉ देता है और इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कोई लॉ नहीं है, तो रेमेडी भी फिर नहीं मिल पाएगी क्योंकि रेमेडी भी लॉ ही दे रहा है। यहां पर रोल आता है लॉ ऑफ टॉर्ट का, यहां पे रोल आता है लॉ ऑफ टॉर्ट का। जहां पर कोई दूसरा लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पर लॉ ऑफ टॉर्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। बेसिक बात समझिए, हमारे लेजिस्लेचर के लिए प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं है कि वो हर छोटे छोटे राइट के लिए लॉ बनाए और उनके वायलेशन के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करे, क्योंकि वैसे भी राइट्स को हम लोग, राइट्स इतने सारे हैं कि हम उनको कभी एक लिमिटेड एरिया में कवर करके रख ही नहीं सकते। तो हर राइट के लिए अलग से लॉ बनाना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने जो राइट हमारे दिमाग में आ रहे हैं या जो हमको लगता है कि जिन राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन होना चालू हो गया है, जो बहुत ज्यादा वायलेशन हो रहा है, उन पर्टिकुलर राइट्स के लिए तो हम कानून बनाते जा रहे हैं, मगर राइट्स केवल वहां तक लिमिटेड नहीं है, राइट्स भी तो बढ़ते जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसके लिए आपको याद रखना है हमने एक लॉ की पूरी ब्रांच रखी हुई है, लॉ ऑफ टॉर्ट। जिन राइट्स के वायलेशन के लिए कोई रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ है, उन राइट्स की रेमेडी मिलती है लॉ ऑफ टॉर्ट में। उन राइट्स की रेमेडी कहां मिलेगी, तो लॉ ऑफ टॉर्ट में उन राइट्स की रेमेडी मिलेगी। और यही बेस है, आपको याद रखना है, लॉ ऑफ टॉर्ट का बेस है उबी जस इबी रेमीडियम। दिस लॉ प्रोवाइड्स रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ ऑल दोज राइट्स वेयर देयर इज नो अदर लॉ अवेलेबल टू कंपनसेट द अग्रीव्ड पार्टी। और यही से हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट चालू होता है। अब ये जो शब्द है टॉर्ट, ये हमने लिया हुआ है टॉटम से। जो वर्ड है टॉट, ये हमने कहां से लिया हुआ है, एक लैटिन टर्म है टॉटम, TORTUM, टॉटम। और कहां का शब्द है ये, लैटिन टर्म है टॉटम। और टॉटम का मतलब होता है टू ट्विस्ट। क्या होता है, टू ट्विस्ट। और समथिंग विच इज रॉन्गफुल, समथिंग विच इज रॉन्गफुल। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, जो मैंने आपसे कहा कि लॉ ऑफ टॉर्ट इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन टर्म टॉटम विच मीन्स टू ट्विस्ट और समथिंग विच इज रॉन्गफुल। अब क्यों हमने यही बोला टू ट्विस्ट या समथिंग विच इज रॉन्गफुल, देखिए फिर से जो बेसिक चार्ट है वो आपको याद रखना है कि हर इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई राइट होगा, और हर इंडिविजुअल के पास अगर कोई ना कोई राइट है तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि उस राइट का वायलेशन भी पॉसिबल है। वायलेशन, द एक्ट विच वायलेट्स राइट इज रॉन्गफुल। आप इस बात को हमेशा याद रखिए, द एक्ट विच वायलेट्स राइट इज रॉन्गफुल एंड देयरफॉर द वर्ड टॉर्ट मीन्स समथिंग विच इज रॉन्गफुल, दैट इज समथिंग विच वायलेट्स राइट ऑफ अदर पर्सन इज कॉल्ड टॉर्ट। यह बात आपको समझनी है। अगली बात आपको बता दूं कि टॉर्ट जो होता है वो एक जनरल टर्म है। टॉर्ट इज अ जनरल टर्म। अब इसको समझिए जरा क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं क्राइम या मैं आपसे कहूं ऑफेंस, क्या होता है क्राइम या ऑफेंस, ये हम सब लोग जानते हैं। वैसे जब हम आईपीसी पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि क्राइम या ऑफेंस क्या होता है, मगर जनरली इन दोनों वर्ड्स का मतलब हम सभी को पता है।
अब समझते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि जो टॉट वर्ड है वो एक जनरल टर्म है। तो जरा इस बात को समझिए, जब मैं कहता हूं अपराध, मान लीजिए आपने कोई मर्डर होते हुए देखा, आपने कोई चोरी होते हुए देखी और यह खबर आप किसी और को दे रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, अपराध हो गया या मर्डर हो गया? आप यही बोलोगे कि मैंने मर्डर होते हुए देखा या मैंने मर्डर देखा या मर्डर हो गया। यानी कि अपराध एक जनरल टर्म है, मगर अपराध के अलग अलग अपराधों के बहुत सारे अलग अलग नाम है। चोरी हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गई, उद्यापन हो गया, बहुत सारे अपराध होते हैं। ठीक है, इसी तरह टॉट भी जो है, मैंने आपको बता दिया, टॉट का मतलब होता है समथिंग विच इज रॉन्गफुल, एन एक्ट विच इज रॉन्गफुल और द एक्ट विच वायलेट्स राइट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड टॉट। तो अब वापस आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अपराध एक जनरल टर्म है, हर अपराध का अपना अलग नाम है और हम उस अपराध को उसी नाम से बुलाएंगे। हम कभी मर्डर होते हुए देखकर ये नहीं बोलेंगे कि अपराध हो गया, क्योंकि जिसको भी आप बोलोगे कि अपराध हो गया, वो आपसे पूछेगा कौन सा अपराध हो गया, तो एक नाम पूछेगा आपसे। वैसे ही लॉ ऑफ टॉट भी होता है, एन एक्ट विच इज रॉन्गफुल, इसके भी अलग अलग नाम होते हैं। तो जब, हालांकि हमारे पास ये एक अलग टॉपिक है, टॉट अगेंस्ट पर्सन, टॉट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपको एग्जांपल देता हूं, टॉट अगेंस्ट पर्सन कौन कौन से हैं? असॉल्ट है, डेफेमेशन है, बैटरी है, नेग्लिजेंस है, न्यूसेंस है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, जिसको हम लोग फॉल्स इंप्रिजनमेंट बोलते हैं। इसी तरह जब मैं कहता हूं टॉट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो टॉट अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी जो होते हैं उसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है, ट्रेसपास है, कन्वर्जन है, डिटेन्यू है, ये सारे हमको पढ़ने हैं। मगर जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात ये है कि टॉट अपने आप में एक इंडिविजुअलाइज टर्म नहीं है कि हम टॉट में अगर किसी एक इंडिविजुअल ने किसी दूसरे इंडिविजुअल के राइट को इफेक्ट कर दिया तो हम हमेशा टॉट नहीं कहेंगे कि टॉट हो गया, हम उस टॉट को एक नाम देंगे, जैसे कि हम एक अपराध को नाम देते हैं। यह बात मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने अभी तक आपको समझाया कि टॉट हर इंडिविजुअल के पास राइट होता है, हर व्यक्ति के पास राइट होता है। इस राइट का वायलेशन पॉसिबल है, ब्रीच पॉसिबल है। जब वायलेशन और ब्रीच होता है तो हमको क्या मिलती है? रेमेडी मिलती है। रेमेडी कौन देता है? लॉ देता है। और मैंने आपसे कहा कि हमारे लेजिस्लेचर के लिए, हमारी विधायिका के लिए हर बार यह संभव नहीं है कि हर छोटे छोटे अधिकार के लिए हमको एक लॉ बनाकर दे या उसके वायलेशन के लिए हर बार एक रेमेडी प्रोवाइड करे लॉ बनाकर। तो हम लोगों ने क्या किया? लॉ ऑफ टॉट को डेवलप किया। और लॉ ऑफ टॉट का मतलब यह है कि जब भी हमारे पास किसी पर्टिकुलर राइट के वायलेशन के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ अवेलेबल नहीं है तो हम लोग किस लॉ के अंडर जाकर के कोर्ट में केस फाइल करेंगे या कंपनसेशन या रिलीफ क्लेम करेंगे, वो है लॉ ऑफ टॉट। पॉइंट नंबर 1। अब एक बात आप समझिए कि जब भी आप लोग लॉ पढ़ते हैं, मैं ये सिर्फ लॉ ऑफ टॉट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे किसी भी लॉ की बात कर रहा हूं। चाहे आप लॉ ऑफ टॉट पढ़ो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, चाहे आप इंडियन पिनल कोड पढ़ोगे या इनके अलावा आप कोई दूसरा लॉ भी पढ़ते हो, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हर लॉ के या लॉ में जो भी सारे कंडक्ट्स होते हैं या एक्ट्स होते हैं या डॉक्ट्रिन्स होती हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं, इस हर एक्ट के, इस हर कंडक्ट के, इस हर डॉक्ट्रिन के, इस हर प्रिंसिपल के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हिंदी में तत्व कहा जाता है। जब वो सारे एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एक्ट, वो पर्टिकुलर कंडक्ट, वो पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल बन जाएगा। अगर वो एलिमेंट्स पूरे नहीं हो रहे तो आपको याद रखना है इसके अलावा मुझे कुछ भी चीज अवेलेबल हो जाए अदर देन दोज एलिमेंट्स, तो वो पर्टिकुलर एक्ट या वो पर्टिकुलर टॉट या वो कंडक्ट या प्रिंसिपल नहीं बनेगा। आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने अभी आपसे क्राइम की बात करी थी। मैं बार बार लॉ ऑफ क्राइम को रेफर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लॉ ऑफ क्राइम को हम लोग जनरली जानते हैं,
न्यूज़पेपर से या मीडिया से हमको पता होता है कि क्राइम क्या होता है या अलग अलग टाइप के क्राइम्स क्या होते हैं। तो मैं बार बार आपको पहले लॉ ऑफ क्राइम के एग्जाम्पल दे करके फिर लॉ ऑफ टॉर्ट में समझाता हूं कि अल्टीमेटली क्या मतलब है मेरा। अब देखिए, हम सभी लोगों ने एक एक्ट सुना है चोरी, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं थेफ्ट। इसको डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 378 इंडियन पीनल कोड में, और इसकी सजा है सेक्शन 379 इंडियन पीनल कोड में। हालांकि ये बात हम तब भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग आईपीसी पढ़ेंगे, बट अब आपको समझा रहा हूं कि एलिमेंट्स का या तत्व का क्या मतलब होता है। देखिए, चोरी हम सभी लोगों ने सुना है कि क्या है, मगर लॉ जब हम पढ़ते हैं तो चोरी के एलिमेंट्स हैं, थेफ्ट के एलिमेंट्स हैं। और आपको ध्यान रखना, जो बात मैंने कही, एलिमेंट्स पूरे के पूरे होने चाहिए। एक भी मिसिंग होगा तो वो पर्टिकुलर एक्ट जो कि चोरी है यहां पर, वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। अब जरा देखते हैं कि चोरी के एलिमेंट्स क्या होते हैं। हम लोग जनरली बहुत बार यूज करते हैं कि चोरी क्या होता है या चोरी शब्द का, मगर उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके क्या क्या एलिमेंट्स है, पहले ये समझो, फिर वापस टॉट में आएंगे। किसी भी एक्ट को हम लोग थेफ्ट यानी कि चोरी तब कहेंगे जब उसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हों। अगर इनमें से एक भी कम होगा, याद रखना, इनमें से एक भी कम होगा तो वो चोरी का अपराध नहीं बनेगा। और ज्यादा सा क्या करेंगे तो ज्यादा से हमें मतलब ही नहीं है। इन 5 एलिमेंट के अलावा 1000 एलिमेंट्स भी जुड़ जाए तो हमें मतलब नहीं है, हमको इन्हीं 5 से मतलब है। अब देखिए कि चोरी के एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट चोरी का होता है चल संपत्ति, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर 2, ये प्रॉपर्टी किसी ना किसी के पोजेशन में होनी चाहिए। नंबर 3, इस पोजेशन से इस प्रॉपर्टी का मूवमेंट होना चाहिए। नंबर 4, जब हम मूवमेंट कर रहे हो तो हमारा इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए। कैसा इंटेंशन? डिसऑनेस्ट इंटेंशन। और नंबर 5, जब हम प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हो तो हमने सामने वाले की सहमति यानी सामने वाले की कंसेंट ना ली हो। जब ये 5 एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे, प्रॉपर्टी मूवेबल होगी, किसी के कब्जे में होगी, कब्जे से हम उसको मूव करेंगे, मूव करते समय हमारा इंटेंशन डिसऑनेस्ट होगा, और जब हम मूव करेंगे तो उसकी कंसेंट हमने नहीं ली होगी। जब ये 5 एलिमेंट्स पूरे होंगे तब हम कहेंगे कि चोरी का अपराध हो गया। इसमें से एक भी कम हो जाएगा। आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इस बात को समझिए। मैंने आपसे कहा कि अगर इनमें से एक भी कम होगा तो चोरी का अपराध नहीं होगा। अब जरा समझिए, मैंने आपसे एक एलिमेंट आपको बताया है कि जिस प्रॉपर्टी की चोरी हो रही है वो संपत्ति किसी ना किसी के कब्जे में होनी चाहिए। अगर वो संपत्ति किसी के कब्जे में नहीं है तो फिर चोरी का अपराध नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देता हूं आपको और आपको बताता हूं कि एलिमेंट और उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। मान लीजिए आप सड़क से जा रहे हैं और सड़क से जाते हुए आपको एक पर्स मिलता है। आपने पर्स को उठाया, उसमें देखा कि वो मिस्टर एक्स का है। आप मिस्टर एक्स को जानते भी हो, मगर आपने मिस्टर एक्स को पर्स नहीं लौटाया। आपने वो उसके जो पैसे हैं वो अपने पास रख लिए और पर्स फेंक दिया। क्या ये चोरी है? द आंसर इज नो, ये चोरी नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि चोरी केवल और केवल तभी हो सकती है जब वो संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में हो। मगर क्योंकि यहां पर पर्स जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ है तो यहां पर वो किसी के कब्जे में नहीं है, और इसीलिए यहां पर चोरी का अपराध नहीं बनेगा। और मैं बार बार आपको बता दूं, चोरी का अपराध ना बनने का यह मतलब नहीं है कि ये कोई भी अपराध नहीं बनेगा। ये अपराध बनेगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसको हम लोग पढ़ने वाले आईपीसी में, तो यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। ये अपराध का कहलाएगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये चोरी नहीं होगा क्योंकि चोरी का एलिमेंट है कब्जे में होना चाहिए, कब्जे में नहीं तो चोरी नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर वो एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो अब ये चोरी का अपराध नहीं बना। अब वापस से आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में। लॉ ऑफ टॉर्ट के भी एलिमेंट्स होते हैं। अब क्या एलिमेंट्स होते हैं जरा देखो। लॉ ऑफ टॉर्ट हैज 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से? एक रॉन्गफुल एक्ट और दूसरा लीगल इंजुरी। आपको फिर से बता दूं, अगर इन दोनों में से एक एलिमेंट होगा या एक नहीं होगा या दोनों ही नहीं होंगे तो आपको याद रखना है
कि टॉर्ट नहीं बनेगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दिया है एलिमेंट्स का, एक भी एलिमेंट मिसिंग हो गया तो टॉर्ट नहीं बनेगा। लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए क्या चाहिए? एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए और दूसरा लीगल इंजरी होना चाहिए। अब समझते हैं कि रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है और लीगल इंजरी क्या होता है। हालांकि रॉन्गफुल एक्ट मैं आपको एक बार बता चुका हूं कि रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है। रॉन्गफुल एक्ट मींस द एक्ट विच वॉयलेट्स राइट ऑफ एनी अदर पर्सन। क्या होता है रॉन्गफुल एक्ट का मतलब? कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी इंडिविजुअल के राइट का वॉयलेशन करे, ये होता है रॉन्गफुल एक्ट। अब जब मैंने यहां पर लिखा एक्ट, तो एक्ट जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एक्ट्स एंड नेगेटिव एक्ट्स। पॉजिटिव एक्ट्स एंड नेगेटिव एक्ट्स। अब पॉजिटिव एक्ट क्या है? एक इंडिविजुअल चल रहा है, मैंने उसको पीछे से धक्का दिया, वो गिर गया, ये मैंने एक पॉजिटिव एक्ट किया, मैंने यहां पर कुछ किया है। याद रखना, पॉजिटिव एक्ट का मतलब होता है कुछ करना। क्लियर? तो यहां पर पॉजिटिव एक्ट करके मैंने एक इंडिविजुअल को इंजरी कर दी, एक इंजरी कॉज कर दी उसको मैंने। अगला एग्जांपल, क्या कुछ ना करके भी इंजरी कॉज करी जा सकती है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कुछ ना करके भी इंजरी कॉज करी जा सकती है? आपको मेरा अभी का उदाहरण याद होगा, मैंने क्या कहा था? नगर निगम को सड़क बनानी है और उसने सड़क नहीं बनाई, तो क्या हो गया? उसने कोई काम नहीं किया। और आपको याद होगा कि उस एग्जाम्पल में आप उस सड़क से चल रहे हो और गिर गए। गिरे क्यों? क्योंकि वो रोड अच्छे से नहीं बनी थी या वो रोड बनी ही नहीं थी। तो यहां पर नगर निगम ने आपके राइट का वॉयलेशन किया कुछ ना करके, सड़क को ना बना के। इसका मतलब यह है कि कुछ पॉजिटिव एक्ट करके भी किसी इंडिविजुअल के राइट का वॉयलेशन किया जा सकता है और कुछ ना करके भी किसी इंडिविजुअल के राइट का वॉयलेशन किया जा सकता है। आपको याद रखना है कि जब मैं कहता हूं रॉन्गफुल एक्ट, तो यहां पर रॉन्गफुल एक्ट में पॉजिटिव एक्ट भी इंक्लूड है और नेगेटिव एक्ट्स भी इंक्लूड है। मतलब कि किसी इंडिविजुअल ने कोई एक्ट करके मेरे राइट का वॉयलेशन किया तो भी मैं कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं, और कुछ ना करके मेरे राइट का वॉयलेशन किया तो भी मैं कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं। मतलब इन दोनों एग्जांपल में जो हमारा मिस्टर ए और बी वाला एग्जांपल है, जहां पर मिस्टर ए ने बी को पुश किया है, वहां पर भी कंपनसेशन मिल जाएगा। और नगर निगम की अगर ड्यूटी है कि वो सड़क बनाए और सड़क नहीं बनाई गई और मुझे इंजरी हो गई, तो मैं नगर निगम से भी कंपनसेशन क्लेम कर सकता हूं। सो रॉन्गफुल एक्ट इज an act or an omission by which a right is violated। ये होता है wrongful act। अब देखते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि a wrongful act is an act which violates right। अब ये right कैसी है? तो ये right होनी चाहिए लीगल राइट। कैसा राइट? लीगल राइट। अब आप बोलोगे सर लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट इज अ राइट which is recognized by law। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई लॉ ऑफ टॉर्ट तो तब अप्लाई होगा जब कोई दूसरा लॉ अवेलेबल ही नहीं होगा, जब हमारे लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया ही नहीं होगा। मगर बहुत सारे दूसरे एक्ट्स होंगे ना, बहुत सारे जजमेंट्स होंगे जिन्होंने हमारे किसी राइट को रिकॉग्नाइज किया होगा। आपको दोनों एग्जांपल देता हूं। अभी हमने देखा कि मिस्टर ए या मिस्टर बी की बॉडी को या प्रॉपर्टी को इंजरी हो गई। क्या लॉ हमारी बॉडी को रिकॉग्नाइज करता है? क्या लॉ हमारी प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करता है? बिल्कुल करता है। और एक जगह नहीं करता, कई जगह करता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल जो हम सबको पता होता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को रिकॉग्निशन मिला है ना। तो जब लॉ ने उस चीज को रिकॉग्नाइज कर दिया तो क्या होगा यहां पर? क्योंकि वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, तो इसीलिए यहां पर अगर बॉडी को कोई इंजरी होती है तो वो लीगल इंजरी हो जाएगी। क्या मेरी प्रॉपर्टी को लॉ रिकॉग्नाइज करता है? आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में था, अब कहां चला गया? 44th अमेंडमेंट में आर्टिकल 300A बन गया।
मगर प्रॉपर्टी को लॉ ने रिकॉग्नाइज तो किया है ना, यानी कि अब प्रॉपर्टी को अगर इंजरी होती है तो वो लीगल इंजरी क्यों मानी जाएगी? क्योंकि मेरी बॉडी को भी लीगल रिकॉग्निशन मिला है, प्रॉपर्टी को भी लीगल रिकॉग्निशन मिला हुआ है, और ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जिनको लॉ ने अलग अलग लॉज में रिकॉग्नाइज किया है। किसी एक पर्टिकुलर तरीके से उस राइट का वॉयलेशन हुआ है तो उस तरीके को मेंशन नहीं किया, राइट को मेंशन तो किया है, तो यहां पर वो हो जाएगा लीगल राइट। अभी इसको और एग्जांपल से समझाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा, समझो इस बात को। रॉन्गफुल एक्ट इज एन एक्ट और ओमिशन विच कॉजेज वायलेशन ऑफ अ राइट। विच राइट? अ राइट which is legally recognized right, and if the right is legally recognized right, it is a legal injury। आप ध्यान से देखो, मैंने यहां पर सिर्फ इंजरी शब्द को यूज नहीं किया, मैंने यहां पर लीगल इंजरी शब्द को यूज किया। चाहता तो केवल इंजरी लिख देता, मगर मैंने इंजरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लीगल इंजरी वर्ड का इस्तेमाल किया है। क्योंकि लीगल यूज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये राइट लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट होना चाहिए। अगर लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो फिर लीगल इंजरी भी नहीं कहलाएगी। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि लीगल इंजरी क्या होता है और क्या नहीं होता। मगर उसके पहले आपको ये इक्वेशन अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेना है। कौन सी इक्वेशन? टॉर्ट इज एन एक्ट, देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, wrongful एक्ट एंड लीगल इंजरी। wrongful एक्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है, wrongful एक्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया है, दोनों एग्जांपल दे दिए कि पॉजिटिव एक्ट्स क्या होते हैं, उससे भी कंपनसेशन मिलता है, और नेगेटिव एक्ट्स क्या होते हैं, उन अगर वो भी राइट को वायलेट करें तो कंपनसेशन मिलता है। हम जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है? लीगल इंजरी। और मैंने कहा कि मैंने सिर्फ इंजरी शब्द को यूज नहीं किया, मैंने लीगल इंजरी शब्द को यूज किया है। और लीगल इंजरी का मतलब, लीगल इंजरी तब कहलाएगी जब लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट वायलेट होगा। और आपको याद रखना है, बहुत ही लॉ का बहुत ही बेसिक सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। एक इंडिविजुअल की राइट होती है, वो दूसरे इंडिविजुअल की ड्यूटी होती है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास कोई राइट है तो पक्का उस राइट से जुड़ा हुआ किसी ना किसी की कोई ड्यूटी जरूर होगी। मैं आपसे कहता हूं मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका राइट है, स्टेट की ड्यूटी है, तो आपका राइट किसी की ड्यूटी हो गई। मैं कहता हूं ए और बी दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, और जब ए कहता है कि मैं तुमको कार बेचूंगा और बी कहता है कि मैं तुमको पेमेंट करूंगा, तो यहां पर ए का राइट है कि वो पेमेंट ले सकता है, बी की ड्यूटी है कि वो पेमेंट करे। इसी तरह बी का राइट है कि वो ए से कार ले सकता है, तो ए की ड्यूटी है कि वो कार दे। यानी कि हर राइट और ड्यूटी, जब ये जो राइट और ड्यूटी है ये साथ साथ चलेंगे, आपका राइट किसी ना किसी की ड्यूटी जरूर होगी। तो आपको याद रखना है कि जब भी लीगल राइट का वायलेशन होगा तब किसी इंडिविजुअल ने कोई ना कोई रॉन्गफुल एक्ट जरूर किया होगा, और तभी आपके राइट का वायलेशन हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर उसका एक्ट रॉन्गफुल नहीं है तो आपका लीगल राइट भी वायलेट नहीं होगा। ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। उसके रॉन्गफुल एक्ट ने ही राइट को वायलेट किया है, और राइट, लीगल राइट वायलेट हुआ है मतलब एक्ट रॉन्गफुल होगा। तो लॉजिक आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, और जब ये एग्जाम्पल देकर मैं खत्म करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली लीगल राइट का वायलेशन क्या होता है। लीगल राइट का वायलेशन, अब देखो, मिस्टर ए इलेक्शन के दिन सवेरे सवेरे वोट डालने के लिए जा रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने बिना किसी लीगल रीजन के, बिना किसी लॉफुल रीजन के मिस्टर ए को अरेस्ट कर लिया, और उस दिन मिस्टर ए वोट नहीं डाल पाए। आगे बढ़ते हैं।
मिस्टर ए को बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया है, पूरा दिन बैठा के रखा गया है और वो वोट नहीं डाल पाए, मगर जिस इंडिविजुअल को वो वोट डालने जा रहे थे वही इंडिविजुअल चुनाव जीता। यानी कि मिस्टर ए के वोट का एज सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वो 50-60 हजार उस वोटों से जीत गया हो। तो ये एक पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल अब आपको दे रहा हूं। मिस्टर ए का एक स्कूल है, मिस्टर ए का एक स्कूल है। मिस्टर ए के स्कूल के बगल में मिस्टर बी ने अपना स्कूल ओपन कर लिया और मिस्टर ए के स्कूल से कुछ स्टूडेंट्स मिस्टर बी के इंस्टीट्यूशन में चले गए। यानी कि यहां पर मिस्टर ए को कोई ना कोई लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ है? कि वो बच्चे जो कि अभी तक मिस्टर ए को फीस दे रहे थे, अब किसको दे रहे हैं? मिस्टर बी को फीस दे रहे हैं। यानी कि यहां पर मिस्टर ए का फाइनेंशियल लॉस हो गया। अच्छा, पहले एग्जाम्पल पर आओ। क्या पहले एग्जाम्पल में मिस्टर ए का कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है? कोई प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है? क्या बॉडी में कोई इंजरी आई है? देखो यहां पर दो अलग अलग राइट्स हैं, याद रखना। एक तो उसको गिरफ्तार करके रखा गया है, मैं यहां पर उस अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें वो तो है ही गलत, मैं उसकी यहां पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं वोट डालने के अधिकार की। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई उसको गिरफ्तार करके तो रखा गया है, तो ये उसकी बॉडी को तो कहीं ना कहीं से इंजरी हो गई। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वोट डालने के राइट की। हम उस पर फोकस करेंगे। तो पहला वाला जो एग्जांपल है जहां पर मिस्टर ए के वोट डालने के राइट को वॉयलेट किया गया है, मगर उस एग्जांपल में मिस्टर ए को ना ही फाइनेंशियल कोई नुकसान हुआ, ना ही बॉडी और प्रॉपर्टी को इंजरी हुई। और दूसरे एग्जांपल में मिस्टर ए को फाइनेंशियल लॉस हो गया है। अब जरा समझिए, इन दोनों ही एग्जाम्पल में मिस्टर ए कोर्ट जाते हैं और कंपनसेशन वसूल करने की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल जहां पर वोट देने नहीं मिला, क्या यहां पर कंपनसेशन मिलेगा? द आंसर इज यस, कंपनसेशन मिल जाएगा। जबकि यहां पर उनके ना ही पैसे लगे, ना ही उनको वोट ना डालने के कारण ना ही बॉडी में कोई नुकसान हुआ, ना ही प्रॉपर्टी में कोई नुकसान हुआ, ना ही फाइनेंस का कोई नुकसान हुआ। बल्कि दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, मिस्टर ए को नुकसान हो रहा है, मगर क्या यहां पर कंपनसेशन मिलेगा? द आंसर इज नो। और अब इस लॉजिक को समझो। मैंने आपसे कहा है लॉ ऑफ टॉर्ट को इस बात से मतलब नहीं है कि आपके पैसे को या आपकी बॉडी को इंजरी हुई कि नहीं हुई। लॉ ऑफ टॉर्ट को मतलब है कि रॉन्गफुल एक्ट और लीगल इंजरी हुई कि नहीं हुई। यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट को केवल इन दोनों एलिमेंट से मतलब है। क्या रॉन्गफुल एक्ट हुआ? मैंने आपको रॉन्गफुल एक्ट की डेफिनेशन दे दी है, एन एक्ट विच वॉयलेट्स राइट ऑफ अदर। ऐसा कोई भी एक्ट जो कि किसी इंडिविजुअल की राइट को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वो रॉन्गफुल एक्ट हो जाएगा। यहां पर पुलिस ऑफिसर ने, मैंने स्पेसिफिकली बोला, बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया, यानी कि उसका एक्ट रॉन्गफुल हो गया। कोई कारण होता तो वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं होता, और रॉन्गफुल एक्ट नहीं होता तो दोनों एलिमेंट्स पूरे नहीं होते, तो वो टॉर्ट भी नहीं बनता। टॉर्ट नहीं बनता तो कंपनसेशन भी नहीं मिलता। कंपनसेशन तभी मिलेगा जब टॉर्ट बन जाएगा। जब टॉर्ट ही नहीं बना तो फिर कंपनसेशन भी नहीं बनेगा या नहीं मिलेगा। अब वापस आते हैं, पहले एग्जांपल में क्या हुआ? पुलिस ऑफिसर ने बिना किसी रीजन के गिरफ्तार किया, यानी कि उसका एक्ट रॉन्गफुल हो गया। तो एक एलिमेंट पूरा हो गया, क्योंकि दो ही तो एलिमेंट है, रॉन्गफुल एक्ट और लीगल इंजरी। रॉन्गफुल एक्ट हो गया। अब आते हैं क्या लीगल इंजरी हुई? मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है। लीगल इंजरी मतलब लॉ ने उसको रिकॉग्नाइज किया हो। आर्टिकल 326 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोला गया 18 साल के अगर ऊपर हो तो वोट डाल सकते हो। यहां पर 18 साल के ऊपर है, यानी कि उसके इस राइट को लॉ ने कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया है, और लीगल राइट का वॉयलेशन हो गया। पुलिस ने उसको जो अरेस्ट किया है उसके कारण, तो रॉन्गफुल एक्ट भी हो गया और लीगल इंजरी भी हो गई, दोनों मिल गए, मतलब टॉर्ट हो गया। और अगर टॉर्ट हुआ है तो कंपनसेशन मिल जाएगा। ये देखो लिखा हुआ, द आंसर इज यस।
अब दूसरे जगह पर आते हैं कि मिस्टर ए का स्कूल है, बगल में मिस्टर बी ने ओपन कर लिया, तो मिस्टर ए को नुकसान हो गया क्योंकि जो बच्चे ए के पास आने वाले थे अब बी के पास आ रहे हैं। तो मिस्टर ए को नुकसान तो हुआ है, बट क्या टॉट हुआ है? देखो, नुकसान होने में और टॉट होने में डिफरेंस है। नुकसान तो हो गया, ये तो सब कहते हैं, सबको समझ में भी आ रहा है। क्या टॉट हुआ है? टॉट के लिए क्या चाहिए? रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, लीगल इंजरी होनी चाहिए। क्या बी ने अपनी संस्था ए के बगल में ओपन करके कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है? तो आपको याद होना चाहिए कि जिस तरह ए के पास आर्टिकल 19 में अपने अपने चॉइस के बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन को करने का राइट है, उसी तरह बी के पास भी तो राइट है कि वो अपनी चॉइस का बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन कर सकता है। तो यहां पर बी ने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया, क्योंकि रॉन्गफुल एक्ट नहीं हुआ तो लीगल इंजरी भी नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि दोनों तो इंटरकनेक्टेड है। रॉन्गफुल एक्ट होगा तभी तो लीगल इंजरी होगी। यहां पर रॉन्गफुल एक्ट ही नहीं हुआ, बी के पास अपनी संस्था को खोलने का अधिकार है, तो वो उसका एक्ट रॉन्गफुल नहीं है, और रॉन्गफुल नहीं है तो लीगल इंजरी भी नहीं हुई। दोनों ही नहीं मिल रहे तो फिर टॉट भी नहीं हुआ। अगर टॉट नहीं हुआ तो आपका आंसर आ जाएगा कि ए को यहां पर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो इस पूरे कहानी से, इस पूरे एग्जाम्पल से या उस पूरे एक्सप्लेनेशन से आपको क्या समझ में आया? मैंने आपसे कहा कि लॉ ऑफ टॉट जो है वो एक लैटिन टर्म से लिया गया है जो कि है टॉटम, जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज रॉन्गफुल। और फिर मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ टॉट वहां अप्लाई होगा जहां पर कोई दूसरा लॉ अवेलेबल नहीं होगा हमको रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए। मगर मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ टॉट के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक रॉन्गफुल एक्ट और एक लीगल इंजरी। रॉन्गफुल एक्ट वो एक्ट होता है जो कि किसी इंडिविजुअल के राइट को वायलेट करे, और राइट कैसा हो? तो वो लीगल राइट हो, यानी कि कहीं ना कहीं लॉ ने उसे रिकॉग्नाइज किया हो। दोनों एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? टॉट बन जाएगा। कंपनसेशन हमेशा टॉट का मिलता है। मुझे नुकसान हुआ कि नहीं हुआ ये एक अलग बात है, टॉट हुआ कि नहीं हुआ ये अलग बात है। दूसरे एग्जांपल में आपने देख लिया नुकसान तो हुआ है मगर टॉट नहीं हुआ। पहले एग्जांपल में आपने देखा कि नुकसान तो नहीं हुआ, टॉट हुआ है। तो ये टॉट हुआ है तो कंपनसेशन मिलेगा। वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, उबी जस एबी रेमेडियम। और जहां पर टॉट ही नहीं हुआ वहां पर कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। अब इसका टेक्निकल टर्म देता हूं, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो इसका टेक्निकल टर्म सुन लीजिए क्या है। इसका टेक्निकल टर्म है इंजुरिया साइन डेमनम एंड डेमनम साइन इंजुरिया। लिख दे रहा हूं, इंजुरिया साइन डेमनम एंड डेमनम साइन इंजुरिया। वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आगे पीछे हो गए। अब जरा समझ लो इस चीज को। इंजुरिया का मतलब होता है लीगल इंजुरी। इंजुरिया का मतलब क्या होता है? लीगल इंजुरी। साइन का मतलब होता है विदाउट। साइन का मतलब होता है विदाउट। और डेमनम का मतलब होता है डैमेज। तो इंजुरिया साइन डैमेज, इंजुरिया साइन डेमनम क्या हो गए? लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज। और इसी को उल्टा कर दूंगा तो बन जाएगा डेमनम साइन इंजुरिया। इसका क्या मतलब होगा? डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी। अभी मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे। जो वोटिंग वाला एग्जाम्पल था, अगर आपको याद हो, तो वहां पर लीगल इंजुरी तो हो रहा है मगर डैमेज नहीं हो रहा। और जो मैंने आपको स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया है उसमें डैमेज तो हो रहा है मगर लीगल इंजुरी नहीं हो रही है। तो वही तो लिखा हुआ है, लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज, यानी कि इंजुरिया साइन डेमनम। और ये लिखा है डेमनम साइन इंजुरिया, यानी कि डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी। अब डैमेज का मतलब होता है एक्चुअल लॉस, जो कि पैसों के फॉर्म में हो सकता है, बॉडीली इंजुरी के फॉर्म में हो सकता है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकता है। ये होता है डैमेज। कभी भी डैमेज को और लीगल इंजुरी को आपस में कंफ्यूज आप बिल्कुल भी ना हो। डैमेज मतलब एक्चुअल लॉस, पैसे का नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, बॉडी में इंजरी हुई, ये डैमेज है। लीगल इंजरी मतलब क्या? जिस चीज को लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है।
तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है इंजूरिया साइंडेमनम। इंजूरिया साइंडेमनम मतलब वेयर देयर इज लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज। वोटिंग वाले एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, लीगल इंजुरी हुई है, क्यों? क्योंकि वोट डालने नहीं मिला। विदाउट क्या नहीं हुआ? डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि पैसों में, प्रॉपर्टी में या बॉडी में कोई इंजुरी नहीं हुई। दूसरा डेमनम साइन इंजुरिया, यानी कि देयर इज डैमेज, स्कूल वाला एग्जाम्पल, पैसों का नुकसान तो हो गया है मगर वहां पर कोई भी लीगल इंजुरी नहीं हुई, विदाउट लीगल इंजुरी। क्योंकि जितना अधिकार ए के पास है अपना स्कूल को ओपन करने का, उतना ही अधिकार बी के पास भी है खुद अपने बिजनेस ट्रेड प्रोफेशन को कैरी करने का। अब एक छोटी सी चीज आपको यहां पर और बताऊंगा, ये जो शब्द है डैमेज, और ऐसे ही एक शब्द होता है डैमेजेस। क्या? डैमेज, और एक होता है डैमेजेस। अब क्या होता है डैमेज और क्या होता है डैमेजेस? नॉर्मली इंसान यही कहेगा कि सर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, मगर आपको बता दूं ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं है। डैमेज एंड डैमेजेस आर टू डिफरेंट टर्म्स, आर टू डिफरेंट वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब समझो क्या होता है। डैमेज का मतलब होता है नुकसान, ये आप सभी को पता होगा। ये नुकसान जो है ये बॉडी का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, रेपुटेशन का भी हो सकता है। आपने सुना होगा एक वर्ड मानहानि, डेफेमेशन। यहां पर किस चीज को इंजरी होती है? मान को, तो वो मानहानि बन जाएगा। तो नुकसान किसी भी चीज को भी हो सकता है, बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को। तो ये हो गया डैमेज। अब डैमेजेस क्या होता है? आपको याद रखना है, नुकसान की भरपाई को डैमेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुकसान की भरपाई को डैमेजेस बोलते हैं। इसके लिए दूसरा वर्ड कंपनसेशन है। डैमेजेस के लिए दूसरा वर्ड क्या है? कंपनसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति, जिसको आप हिंदी में कहते हो। तो ये आपको याद रखना है, कभी कंफ्यूज मत होना कि डैमेज और डैमेजेस है वो प्लूरल है, प्लूरल नहीं है। डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए का नुकसान कारित कर दिया, ये डैमेज हो गया। मगर मिस्टर बी अब कोर्ट जाएंगे तो अपने 10,000 रुपए वसूल करेंगे, उस 10,000 रुपए पे इंटरेस्ट वसूल करेंगे, कोर्ट में जो खर्चा हुआ है कॉस्ट वो वसूल करेंगे। तो जो वसूल किया ना, जो मिला उनको क्षतिपूर्ति, क्षति की पूर्ति, वो डैमेजेस होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी तक देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, मैं एक बार आपको जल्दी से रिपीट करता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको एक बड़ा लॉ का बड़ा बेसिक सा फंडा बताया, और लॉ का बेसिक सा फंडा ये है कि हर इंडिविजुअल के पास राइट है, ये राइट उसे लॉ दे रहा है। जब राइट हमें मिलती है तो इस राइट का वॉयलेशन भी पॉसिबल है, और वॉयलेशन अगर होगा तो क्या मिलेगा? रेमेडी मिलेगी। रेमेडी कौन देगा? लॉ देगा। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया कि हमारा जो लेजिस्लेचर है उसके लिए प्रैक्टिकली ये बात पॉसिबल नहीं होती कि वो हमारे हर राइट के लिए, उसके वॉयलेशन के लिए जो है डैमेजेस प्रोवाइड करे, यानी कि कंपनसेशन प्रोवाइड करे। तो हम लोगों ने क्या किया, जो एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्या है? उबी जस इबी रेमीडियम, उबी जस इबी रेमीडियम, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहां अधिकार होगा वहां उपचार होगा। तो मगर हर जगह लॉ बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर राइट के वॉयलेशन के लिए रेमेडी प्रोवाइड करना लॉ के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कानून बनाने पड़ जाएंगे। और आपको बता दूं, जितने कानून बढ़ते जाएंगे ना, अधिकार भी उतने ही ब्रॉड होते जाएंगे। तो हमारे लिए हर छोटे छोटे अधिकार के वॉयलेशन के लिए लॉ बनाना पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, लॉ ऑफ टॉर्ट को डेवलप किया। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है कहां से डेवलप हुआ है? याद रखना है, इंग्लैंड से। लॉ ऑफ टॉर्ट कहां से डेवलप हुआ है? इंग्लैंड से डेवलप हुआ है। और किस कंसेप्ट पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? उबी जस इबी रेमीडियम पे काम करता है। लॉ ऑफ टॉर्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो अच्छा, एक बात मैंने आपको और बताई कि लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो एक जनरल टर्म है। कैसा टर्म है? जनरल टर्म है, यानी कि
हमारे पास अलग अलग टॉट के अलग अलग नाम होने वाले हैं। जैसे कि अपराध के अलग अलग नाम है, वैसे टॉट के भी अलग अलग नाम है। अगला पॉइंट, लॉ ऑफ टॉट कहां से लिया है? टॉटम से लिया है। याद रखना, जो लॉ ऑफ टॉट है वो डेवलप इंग्लैंड से हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तो सर ऊपर बोल रहे थे कि टॉट इंग्लैंड में डेवलप हुआ है। डेवलप इंग्लैंड में हुआ है। जो टॉट वर्ड है, ये वर्ड कहां से लिया है? तो ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड टॉटम, TORTUM, जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज ट्विस्टेड और समथिंग विच इज रॉन्गफुल। और फिर बना लॉ ऑफ टॉट। और लॉ ऑफ टॉट जो होता है उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं? उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक रॉन्गफुल एक्ट और एक होता है लीगल इंजुरी। रॉन्गफुल एक्ट और लीगल इंजुरी। फिर मैंने आपको बताया कि रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है और लीगल इंजुरी क्या होता है। रॉन्गफुल एक्ट मतलब वो एक्ट जिससे कि राइट का वायलेशन हो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और जब मैं कहता हूं राइट का वायलेशन, तो कौन से राइट का वायलेशन? तो याद रखना है लीगल राइट का वायलेशन, क्योंकि लीगल राइट का वायलेशन होगा तो ही लीगल इंजरी कहा जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर लीगल इंजरी होती है तो क्या होगा और लीगल इंजरी नहीं होती है तो क्या होगा। तो यहां पे मैंने क्या समझाया आपको? इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया मींस व्हाट? वेयर देयर इज लीगल इंजरी बट विदाउट डैमेज। दिस मींस, आपको याद रखना है वोट वाला एग्जांपल, देयर इज नो लीगल इंजरी, देयर इज नो डैमेज बट लीगल इंजरी। यहां पर आपको हमेशा कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है और लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ मतलब रॉन्गफुल एक्ट होगा ही होगा। तो वहां पर टॉट बन गया, और टॉट अगर बन गया तो कंपनसेशन यानी कि रेमेडी मिलेगी। और फिर मैंने आपको अगला पॉइंट बताया, डेमनम साइन इंजूरिया मतलब क्या? देयर इज डैमेज बट विदाउट लीगल इंजरी। लीगल इंजरी नहीं हुई इसका मतलब रॉन्गफुल एक्ट भी नहीं हुआ होगा, और रॉन्गफुल एक्ट नहीं हुआ इसका मतलब टॉट भी नहीं हुआ, और टॉट नहीं हुआ तो कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। इसके बाद मैंने आपको एक बड़ी छोटी सी बात ये बताई कि नुकसान होने में और टॉट होने में डिफरेंस है। ये बात आपको समझ में आए, ये बहुत जरूरी है। स्कूल वाले एग्जाम्पल में नुकसान हुआ है, टॉट नहीं हुआ, क्योंकि टॉट केवल तभी होगा जब रॉन्गफुल एक्ट और लीगल इंजरी होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर टॉट भी नहीं बनेगा, और टॉट नहीं हुआ तो कोई भी कंपनसेशन, कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा। और फिर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, वो क्या है? वो ये कि डैमेज और डैमेजेस में क्या डिफरेंस है। क्या बोला? डैमेज और डैमेजेस में क्या डिफरेंस है। तो आपको मैंने बता दिया, डैमेज मतलब होता है नुकसान, और डैमेजेस मतलब होता है उस नुकसान की भरपाई यानी कि क्षतिपूर्ति। क्लियर हो गई बात आपको? ये सारे पॉइंट्स हमने अभी तक पढ़े। अब एक और आपको बात बताता हूं। क्या होता है कि हम जो भी एक्ट करते हैं, जरा हम चार्ट फिर से देखेंगे। मैंने आपको बेसिक चार्ट बताया कि हर व्यक्ति के पास क्या होगा? राइट होगा, और अगर राइट है तो उसका वॉयलेशन भी हो सकता है। वॉयलेशन अगर हुआ तो क्या मिलेगी? रेमेडी मिलेगी। रेमेडी कौन देगा? तो लॉ देगा। यह आपको हमेशा याद रखना है। अब एक बात आपको हमेशा याद रखना है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि किसी राइट का वॉयलेशन हुआ है, कोई राइट ब्रीच हुई है, तो आपको यह तो समझ में आ गया कि कोई ना कोई पॉजिटिव एक्ट से वॉयलेशन हुआ होगा या कोई नेगेटिव एक्ट से वॉयलेशन हुआ होगा। यह तो क्लियर है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ये जो पॉजिटिव किया गया है या जो नेगेटिव नहीं किया गया है, इसमें कोई मेंटल एलिमेंट इन्वॉल्व है क्या? जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ किया और कुछ जानबूझकर किया, इसमें डिफरेंस होता है ना। कुछ किया मतलब हो सकता है वो नहीं करना चाहता तब भी कर दिया, और जब मैं कहता हूं कि जानबूझकर किया मतलब आपको पता था कि आप क्या कर रहे हो उसके बाद भी कर दिया।
तो ये जो जानबूझ का टर्म है, जिसको इंटेंशनली बोल सकते हैं, ये माइंड में होता है। यानी कि ये जो पॉजिटिव एक्ट है, ये जो नेगेटिव, ये जो ओमिशन है, इसमें मेंटल एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है कि मुझे किसी को नुकसान करना है, तो ये मेंटल एलिमेंट हो गया। अब आपको बता दूं, क्या लॉ ऑफ टॉट को इस बात से कोई मतलब है कि जानबूझकर किया जाए, यानी कि जिस पर्टिकुलर एक्ट ने राइट का वॉयलेशन किया है, यानी कि इस रॉन्गफुल एक्ट ने एक लीगल राइट का वॉयलेशन कर दिया है, तो क्या लॉ ऑफ टॉट को इससे कोई भी मतलब है कि यह एक्ट जानबूझकर किया गया हो? द आंसर इज नो। यानी कि हो सकता है कि आप जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, मगर नुकसान पहुंच तो गया ना। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आपका एक तो एक्ट रॉन्गफुल होना चाहिए, और उस रॉन्गफुल एक्ट से किसी ना किसी के राइट का वॉयलेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो टॉट बन जाएगा। ये जो रॉन्गफुल एक्ट है, ये आपने इंटेंशनली किया है या अनइंटेंशनली किया है, या मेलाइस या इलविल के साथ किया है, या बिना मेलाइस बिना इलविल के साथ किया है, इससे लॉ ऑफ टॉट को कोई मतलब नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं ये कहूं लॉ ऑफ टॉट या मेलाइस इज नो एलिमेंट, या इंटेंशन इज नो एलिमेंट इन लॉ ऑफ टॉट, तो क्या स्टेटमेंट सही होगा? बिल्कुल सही होगा कि इंटेंशन का लॉ ऑफ टॉट में रोल नहीं रहता। अब फिर से वापस बेसिक पॉइंट पर आ जाओ, क्योंकि अगर लॉ ऑफ टॉट कोई मतलब होता तो जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए हैं उसमें मैं रॉन्गफुल एक्ट लिखता, लीगल इंजुरी लिखता, और साथ में क्या लिख देता? इंटेंशन या मेलाइस या इल विल लिख देता ना। क्योंकि मैंने कहा कि एलिमेंट पूरे होंगे तो टॉट बनेगा, एलिमेंट पूरे नहीं होंगे या एक भी मिसिंग होगा तो टॉट नहीं बनेगा। तो मैंने तो आपको केवल दो ही एलिमेंट्स बताए हैं ना। अगर इसके अलावा मुझे कुछ भी और चाहिए होता तो मैं इसमें ऐड करता कि भाई उसमें इल विल होनी चाहिए, उसमें मेलाइस होना चाहिए, उसमें इंटेंशन होना चाहिए, तब जाके टॉट बनेगा। यानी कि आपको जो नुकसान हुआ है, जिस इंडिविजुअल ने वो नुकसान कारित किया है, जिसने वो नुकसान कॉज किया है, उसने इंटेंशनली वो एक्ट किया हो कि मेरे इस एक्ट से इस व्यक्ति को नुकसान हो जाए। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया था कि मिस्टर ए की प्रॉपर्टी में वाटर टैंक है, ओवरफ्लो हुआ, बी की प्रॉपर्टी में चला गया और बी को हो गया नुकसान। यहां पर रॉन्गफुल एक्ट है। रॉन्गफुल एक्ट कैसे है कि भाई आपके घर में अगर वाटर टैंक है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो ओवरफ्लो ना हो। अब आपने उसको ओवरफ्लो होने दे दिया तो ये रॉन्गफुल एक्ट हो गया। क्या ओवरफ्लो जानबूझ के होने देना जरूरी है? तो यहां पे लॉ ऑफ टॉट कहता है कि नहीं, अगर रॉन्गफुल एक्ट से लीगल इंजरी हो गई तो अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने वो जानबूझकर किया था कि तुमने जानबूझकर नहीं किया था, वेदर इट वॉज इंटेंशनल और नॉट। यहां पर मिस्टर बी अगर मिस्टर ए के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं और मिस्टर ए ये कह दे कि भाई मुझसे धोखे से हो गया था, लॉ ऑफ टॉट बोलेगा हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें दो एलिमेंट चाहिए थे, रॉन्गफुल एक्ट और लीगल इंजरी। रॉन्गफुल एक्ट तुम्हारा हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि पानी को तुम्हें बहने से रोकना था, तुम नहीं रोक पाए, रॉन्गफुल हो गया। और तुम्हारे इस रॉन्गफुल एक्ट से किसी को नुकसान हो गया, लीगल इंजरी। लीगल इंजरी क्यों है? क्योंकि प्रॉपर्टी को लॉ रिकॉग्नाइज करता है, प्रॉपर्टी में इंजरी हो गई तो लीगल इंजरी हो गई। अब तुमने जानबूझ के किया है या धोखे से हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इससे आप क्या समझे? इससे यह समझ में आता है कि लॉ ऑफ टॉट को इंटेंशन, मेलाइस, इलविल से कोई मतलब नहीं है। मगर यह है जनरल रूल, मींस जनरली लॉ ऑफ टॉट
हैज नथिंग टू डू विथ इंटेंशन और मोटिव। उसके एक्सेप्शंस होते हैं, वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग अलग तरीके के टॉट, तो आपको बताऊंगा कि अलग अलग क्या उसके एक्सेप्शंस होते हैं। बट जो अभी मैंने आपको बताया है वो एक जनरल रूल है, और वो जनरल रूल ये है कि लॉ ऑफ टॉट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जानबूझ के किया था कि नहीं किया था। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक और बात समझो। आपने एक शब्द सुना होगा नेग्लिजेंस, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं केयरलेस, या हिंदी में कहते हैं लापरवाही। तो जो नेग्लिजेंस होता है ना, ये कंसेप्ट आपको जो अभी समझा रहा हूं, इसका इस चैप्टर से एज सच कोई लेना देना नहीं है। ये कंसेप्ट है। जैसे आपको बता ना कि डैमेज और डैमेजेस में क्या डिफरेंस है, तो इस चैप्टर में कोई बहुत उसका लेना देना नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में काम आने वाला है। वैसे ही आपको ये जो टॉपिक बता रहा हूं, ये जो पॉइंट बता रहा हूं नेग्लिजेंस का, इसका इस चैप्टर से एज सच कोई लेना देना नहीं है, बट फ्यूचर में यूज करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए। तो नेग्लिजेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एडवर्टेंट नेग्लिजेंस और इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। एडवर्टेंट नेग्लिजेंस और इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। अब क्या होता है एडवर्टेंट नेग्लिजेंस और क्या होता है इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस, ये जरा समझ लो। मैं एक एग्जांपल दूंगा और फिर उसी से समझाऊंगा कि क्या होता है एडवर्टेंट और क्या होता है इन एडवर्टेंट। मिस्टर ए गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते उनकी एक बोर्ड पर नजर पड़ी। बोर्ड में लिखा था आगे स्कूल है, कृपया गाड़ी की सीमा या गति सीमा 40 किलोमीटर या उससे कम रखें। गति सीमा कितनी बता दी? 40 किलोमीटर पर आवर या उससे कम। मिस्टर ए ने यह बोर्ड देख लिया, उसके बाद भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी आगे गई, एक्सीडेंट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर ए गाड़ी चला रहे हैं, बोर्ड लिखा हुआ है गति सीमा 40 किलोमीटर या उससे कम। मिस्टर ए ने यह बोर्ड देखा ही नहीं और अब वो गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं, आगे गए, एक्सीडेंट हो गया। अब आप देखो, नेग्लिजेंस मतलब होता है केयरलेसनेस। मिस्टर ए ने जब बोर्ड देख लिया उसके बाद भी तेज चला रहे, तब भी वो केयरलेस है। और जब मिस्टर ए ने बोर्ड नहीं देखा उसके बाद भी तेज चला रहे, तब भी वो केयरलेस है। तब केयरलेस क्यों है भाई? बोर्ड ड्राइवर के लिए तो लगाया हुआ है ना। तो जब ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा हो तो वो देखे कि क्या बोर्ड लगा हुआ है और उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इन दोनों ही केसेस में वो नेग्लिजेंट है। बोर्ड देख के चला रहा है तो भी, बिना देखे चला रहा है तो भी। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक उसने बोर्ड पढ़ लिया, बोर्ड पढ़ने के बावजूद भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे पे चला रहा है, मतलब कि यह काम वो जानबूझ के कर रहा है। यह हो गया एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। और दूसरा एग्जांपल, जब उसने बोर्ड नहीं देखा, मतलब कि उसने जब बोर्ड नहीं देखा तो नो डाउट नेग्लिजेंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देखना चाहिए था, मगर उसके बाद भी क्योंकि देखा नहीं तो वो ये काम कम से कम जानबूझ कर तो नहीं कर रहा ना, कि देख लिया तब भी तेज चला रहे। ये होता है इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस, ये आपको याद रखना है। तो क्या बताया? एडवर्टेंट नेग्लिजेंस जानबूझ के कर रहा है, पता है नहीं करना तब भी कर रहा है, एडवर्टेंट नेग्लिजेंस। और दूसरा होता है इन एडवर्टेंट नेग्लिजेंस, यानी कि पता ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं और गलत कर दिया। दैट इज, ये इन दोनों बातों में डिफरेंस होता है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, एक बार हम सम अप करेंगे। हमने देखा कंसेप्ट राइट और वॉयलेशन और उसकी रेमेडी का। हमने कंसेप्ट देखा उबी जस्ट इबी, चार्ट में बना चुका हूं एक बार, तो आप वो नोट डाउन भी आपने किया होगा, तो आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स जो हमने कवर किए हैं। फिर हमने क्या देखा? उबी जस्ट इबी रेमेडियम कंसेप्ट, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। टॉट हमने कंसेप्ट डेवलप कहां से हुआ है? इंग्लैंड से। टॉट वर्ड कहां से लिया है? लैटिन वर्ड है। क्या मतलब है? समथिंग विच इज ट्विस्टेड, समथिंग विच इज रॉन्गफुल। लॉ ऑफ टॉट कब इस्तेमाल होता है? तब इस्तेमाल होगा जब दूसरा कोई भी लॉ अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा कोई लॉ अवेलेबल है तो उस लॉ में जाओ, आप फिर लॉ ऑफ टॉट में जा ही नहीं सकते।
लॉ ऑफ टॉर्ट के एलिमेंट्स क्या हैं आपको बता दिया, रॉन्गफुल एक्ट और लीगल इंजरी। रॉन्गफुल एक्ट पॉजिटिव एक्ट भी से भी रॉन्गफुल हो सकता है और नेगेटिव एक्ट भी रॉन्गफुल हो सकता है, उसको ओमिशन बोलेंगे। और इससे क्या होना चाहिए, लीगल इंजुरी। एक व्यक्ति का राइट दूसरे की ड्यूटी होगी, दूसरे का राइट पहले की ड्यूटी होगी। और ये जो है ये चीज हमेशा काम करती है, आपको ध्यान रखना है। अगर किसी का राइट वायलेट हुआ है मतलब किसी ना किसी ने कोई रॉन्गफुल एक्ट जरूर किया होगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो। और अब इसका कंपनसेशन मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो उस राइट के होने का भी कोई मतलब नहीं होता। और फिर हमने देखा कि इंजुरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजुरिया, लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज और डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी, ये पोर्शन हमने कवर किया। हमने देखा डैमेज और डैमेजेस में क्या डिफरेंस है। हमने देखा कि एडवर्टेंट नेग्लिजेंस क्या होता है और इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टॉर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉर्ट इज अ जनरल टर्म, अलग अलग तरह के टॉर्ट होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि टॉर्ट अगेंस्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, जो आपको एग्जांपल भी दिया, असॉल्ट होता है, बैटरी होता है, नेग्लिजेंस होता है, न्यूसेंस होता है, डेफेमेशन होता है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट होता है, नर्वस शॉक होता है। और फिर हम देखेंगे कि टॉर्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, यानी कि ट्रेसपास क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, डिटेन्यू क्या होता है। थैंक यू।